नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सत्ता के सारे समीकरण ही बदल दिए। खिलजी वंश। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए तैयार किए गए कुछ बहुत ही डिटेल्ड नोट्स हैं जी। तो हमारा मकसद है इन नोट्स के हर एक पॉइंट को न सिर्फ पढ़ना बल्कि उन्हें आपस में जोड़कर एक पूरी कहानी की तरह समझना। बिल्कुल। हम खिलजी वंश के संस्थापक से शुरू करेंगे, एक ऐसा सुल्तान जो उदार तो था पर जिसका अंत धोखे से हुआ। बिल्कुल, ये वो दौर था जब गुलाम वंश का सूरज कह सकते हैं डूब रहा था और दिल्ली एक नई सुबह का इंतजार कर रही थी। खिलजी वंश का आना मतलब 1290 से 1320 तक ये सिर्फ एक शासक का बदलना नहीं था। अच्छा। ये सत्ता के केंद्र का बदलना भी था। अब तक क्या था कि सत्ता पर तुर्की अमीरों का दबदबा था, लेकिन खिलजियों ने साबित किया कि ताकत और काबिलियत वो किसी एक नस्ल की जागीर नहीं है। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार से ही मिलते हैं। हमारे नोट्स का जो पहला फोकस है वो संस्थापक पर है, जलालुद्दीन खिलजी। और पहली जानकारी काफी चौंकाने वाली है। वो सल्तनत काल के सबसे बुजुर्ग शासक थे। हाँ, जब वो गद्दी पर बैठे उनकी उम्र 70 साल थी। 70 साल, ये तो रिटायरमेंट की उम्र है, सल्तनत संभालने की नहीं। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। सोचिए, जिस उम्र में लोग सियासत से दूर हो जाते हैं, उस उम्र में वो सल्तनत की बागडोर संभाल रहे थे। और उन्हें शाइस्ता खां की उपाधि भी मिली थी। जी, जो गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान कैकुबाद ने दी थी। ये दिखाता है कि वो सत्ता में आने से पहले भी एक प्रभावशाली अमीर थे। नोट्स में उनके परिवार का जिक्र भी है। 2 बेटे, इब्राहिम और अरकली खां। और एक भतीजा भी, जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ। नोट्स में साफ लिखा है कि जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर की जागीर सौंपी थी। ये एक छोटी सी जानकारी लगती है, लेकिन यही वो जगह है जहां से सल्तनत के भविष्य की सबसे बड़ी साजिश की बुनियाद रखी जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, खिलजियों की जड़ों को समझना भी जरूरी है। ये कोई अचानक उभरा हुआ कबीला नहीं था। अच्छा। सोर्स के मुताबिक ये मोहम्मद गौरी के समय से ही सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये असल में तुर्क ही थे जो काफी पहले अफगानिस्तान के हेलमंद नदी घाटी के खिलज इलाके में बस गए थे। अच्छा, तो वहां से ये नाम आया खिलजी। जी, इसी वंश में बख्तियार खिलजी जैसे सेनापति भी हुए जिन्होंने बंगाल पर जीत हासिल की थी। तो एक मजबूत सैन्य पृष्ठभूमि तो थी इनकी। अब आते हैं उनके राज्याभिषेक पर। उन्होंने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। लेकिन मुझे एक बात यहाँ खटक रही है। नोट्स में लिखा है कि उनका राज्याभिषेक गुलाम वंश के आखिरी सुल्तान कैमोर्स की हत्या के 1 साल बाद हुआ। ये 1 साल का गैप क्यों? क्या दिल्ली उन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये 1 साल का जो अंतराल है वो दिल्ली की उस वक्त की राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। मतलब जो तुर्की अमीर थे, जो खुद को दिल्ली का असली हकदार मानते थे, वो किसी खिलजी को सुल्तान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जलालुद्दीन को दिल्ली में घुसने तक की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने खिलोखरी में, जो शहर के बाहर था, अपना राज्याभिषेक करवाया। उस 1 साल में उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर समर्थन जुटाया, विरोधियों को शांत किया और अपनी पकड़ मजबूत की। अच्छा, तो ये सत्ता का एक बहुत ही नाजुक हस्तांतरण था। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से उनकी शासन नीति इतनी अलग थी। सोर्स कहता है कि उनकी नीति अच्छा शासन यानी गुड गवर्नेंस पर आधारित थी। ये उस खून खराबे के दौर में थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति थी। जलालुद्दीन जानते थे कि वो तलवार के जोर पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत थे। तो उन्होंने उदारता को अपना हथियार बनाया। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है, उन्होंने बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। अच्छा, क्यों? देखिए, बलबन अपनी रक्त और लौह की नीति यानी क्रूरता और कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता था। हाँ। तो उसके सिंहासन पर ना बैठकर जलालुद्दीन दिल्ली की जनता और अमीरों को यह संदेश दे रहे थे कि मैं बलबन जैसा जालिम नहीं हूं, मेरा दौर अमन का दौर होगा। लेकिन क्या ये नरमी दिखाना उस जमाने में सही था? कहीं इसी से तो दुश्मनों के हौसले नहीं बढ़े? सवाल तो यही है। क्योंकि नोट्स में अगला ही पॉइंट 1290 में हुए मलिक छज्जू के विद्रोह का है। बिल्कुल। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था और कड़ा मानिकपुर का ही गवर्नर था, वही जगह जो बाद में अलाउद्दीन को मिली। उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। तो जलालुद्दीन ने क्या किया? विद्रोह को तो कुचला, लेकिन उसके बाद जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने मलिक छज्जू को माफ कर दिया। माफ कर दिया? हाँ, उसे शाही दावत दी और कहा कि तुमने अपने चाचा के तख्त के लिए बगावत की, इसमें कुछ गलत नहीं। फिर उसे अपने बेटे अरकली खां की निगरानी में मुल्तान भेज दिया। ये तो
यकीन ही नहीं होता आज के जमाने में भी कोई राजनीतिक विरोधी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। जी। और एक और उदाहरण दिया गया है, दिल्ली के लुटेरों के प्रति उनका रवैया। हाँ, उन्होंने चोरों और ठगों को सजा देने के बजाय नाव में बैठाकर बंगाल भेज दिया। बंगाल भेज दिया और कहा कि दोबारा दिल्ली की तरफ मत देखना। वो कहते थे कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं। लेकिन इसी निर्मी को कई तुर्की अमीर उनकी कमजोरी समझने लगे थे। बिल्कुल, उन्हें लगता था कि ये सुल्तान राज करने लायक नहीं है। तो आंतरिक रूप से वो अपनी एक छवि बना रहे थे, लेकिन बाहरी खतरों का क्या? सल्तनत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तो हमेशा से मंगोल थे। हाँ, 1292 में मंगोल आक्रमण का जिक्र है और उस आक्रमण का नतीजा भी जलालुद्दीन की नीति को ही दर्शाता है। उन्होंने मंगोलों को हराया, लेकिन उनमें से कई को, क्या किया? जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उन्हें दिल्ली में ही बसने की इजाजत दे दी। इन्हीं नवीन मुसलमानों के लिए दिल्ली के पास मंगोलपुरी बसाई गई, जो आज भी मौजूद है। मंगोलपुरी, अच्छा, तो ये वहां से आया है। जी, ये एक तरह से दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश थी। लेकिन उनकी इस उदारवादी छवि पर एक गहरा दाग भी है, सिडी मौला की हत्या। ये कौन थे और ऐसा क्या हुआ कि इस उदार सुल्तान ने उनकी हत्या करवा दी? ये उनके शासन की सबसे विवादास्पद घटना है। सिडी मौला एक सूफी फकीर थे, जिनका खानकाह यानी आश्रम बहुत मशहूर था। अच्छा। बड़े बड़े अमीर और यहाँ तक कि सुल्तान के बेटे भी वहां जाते थे। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि सिडी मौला सुल्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और खुद बादशाह बनना चाहते हैं। और जलालुद्दीन ने मान लिया? बस इसी शक के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के जलालुद्दीन ने उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवा कर मरवा दिया। मतलब जब अपनी सत्ता पर बात आई तो सारी उदारता और अच्छा शासन की नीति धरी की धरी रह गई। बिल्कुल, ये घटना दिखाती है कि सिंहासन कांटों का ताज होता है। जलालुद्दीन चाहे कितने भी नरम दिल हों, लेकिन सुल्तान की कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। ये उनके चरित्र का एक दूसरा स्याह पहलू था। जी। चलिए अब राजनीति से हट के संस्कृति की बात करते हैं। जलालुद्दीन के दरबार की सबसे बड़ी शान थे अमीर खुसरो। हाँ, हमारे नोट्स का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं पर है, और सही भी है क्योंकि परीक्षाओं में उन पर बहुत सवाल आते हैं। अमीर खुसरो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो अपने आप में एक संस्था थे। उनका असली नाम था अबुल हसन, जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ और उनके गुरु थे महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। खुसरो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा। सोर्सेस में कहीं 7 तो कहीं 8 सुल्तानों का जिक्र है। 8 सुल्तानों का? हाँ, लेकिन सार ये है कि उन्होंने एक बहुत लंबा और प्रभावशाली जीवन जिया। उनकी किताबों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हाँ, खजाइनुल फुतूह। हाँ, खजाइनुल फुतूह को तारीख़ अलाई भी कहते हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीतों का, खासकर उसके दक्षिण अभियानों का आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल? जी, ये उस जमाने की लाइव रिपोर्टिंग जैसी थी जिसे खुद खुसरो ने लिखा। वाह। एक और किताब है खलीक-ए-बारी। ये तो बहुत दिलचस्प लगती है। नोट्स में लिखा है कि ये दुनिया के सबसे पुराने शब्दकोशों में से एक है, जिसमें फारसी और हिंदवी यानी खड़ी बोली के शब्द हैं। आप बिल्कुल सही कह सकती हैं। मतलब वो उस जमाने में एक गूगल ट्रांसलेट जैसा कुछ बना रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि उस दौर में भाषाएं और संस्कृतियां कैसे घुल मिल रही थी। इसके अलावा मिफ्ताहुल फुतूह है, जिसमें जलालुद्दीन की जीत का जिक्र है, और आशिका, जिसमें गुजरात की राजकुमारी देवल देवी और अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां की प्रेम कहानी है। मतलब वो इतिहास भी लिख रहे थे, कविता भी कर रहे थे और रोमांस भी। वो हर फन में माहिर थे। और सिर्फ साहित्य ही नहीं, संगीत में भी उनका योगदान कमाल का है। उन्हें कव्वाली, गजल और पहेली जैसी विधाओं का जनक माना जाता है। बिल्कुल। और तो और सितार और तबला जैसे साजों का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। जी, सितार को उन्होंने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिलाकर बनाया। वो सच में एक सांस्कृतिक पुरुष थे, जिनका प्रभाव आज भी हमारे संगीत और साहित्य में जिंदा है। तोता हिंद। हाँ, भारत का तोता। उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता था। उन्होंने खड़ी बोली, जिसे वो हिंदवी कहते थे, को साहित्य की भाषा बनाया। तो एक तरफ जलालुद्दीन के दरबार में खुसरो जैसे लोग संस्कृति को नई ऊंचाइयां दे रहे थे, दीन खिलजी बैठा था। हाँ, यहीं से कहानी एक नाटकीय और दुखद मोड़ लेती है। जलालुद्दीन की नरमी और भरोसे का सबसे ज्यादा फायदा किसी ने उठाया तो वो उनके अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने। और उसने क्या किया? 1296 में अलाउद्दीन ने सुल्तान से बिना पूछे चोरी छिपे देवगिरी यानी महाराष्ट्र पर हमला कर दिया। इस मिशन की डिटेल्स भी दी गई हैं। 8000 की सेना,
कमांडर नुसरत खां, और हमला पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। हाँ, अगर वो हार जाता तो सुल्तान उसे मौत की सजा भी दे सकता था। लेकिन वो जीता, और ऐसी जीत हासिल की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देवगिरी उस समय दक्षिण भारत के सबसे अमीर राज्यों में से था। तो उसे वहां से बहुत दौलत मिली होगी। बेहिसाब सोना, चांदी, हीरे, मोती, हाथी, ये वो दौलत थी जिसने उसकी किस्मत और दिल्ली सल्तनत का भविष्य दोनों बदल दिया। इसी दौलत ने उसे इतनी ताकत दे दी कि वो अब अपनी खुद की एक विशाल सेना खड़ी कर सकता था। और यहीं से उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छूने लगी। बिल्कुल। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख दी गई है, 20 जुलाई 1296। अलाउद्दीन ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। जी। ये जलालुद्दीन की हत्या से भी पहले की घटना है। हाँ, देवगिरी से लौटकर वो दिल्ली नहीं गया, बल्कि वापस कड़ा मानिकपुर आया और वहीं उसने अपनी ताजपोशी करवा ली। ये सुल्तान के खिलाफ खुली बगावत थी। और उसने उस दौलत का क्या किया? उसने वो दौलत अपने अमीरों और सैनिकों में बांटना शुरू कर दिया ताकि वो उसके वफादार बन जाएं। उसने अपने चाचा के तख्त पर नजरें गड़ा दी थी। और बेचारे जलालुद्दीन, वो इस धोखे को समझ ही नहीं पाए। नहीं, उन्हें लगा कि उनका भतीजा शायद डर गया है और माफी मांगना चाहता है। ओह! अलाउद्दीन ने उन्हें खत लिखकर कड़ा बुलाया और कहा कि वो देवगिरी से लूटी हुई सारी दौलत उनके कदमों में रख देगा, बस वो आकर उसे माफ कर दें। और जलालुद्दीन मान गए? जलालुद्दीन अपने सलाहकारों की चेतावनी को नजरअंदाज करके, अपने भतीजे पर भरोसा करके उससे मिलने गंगा नदी के किनारे कड़ा पहुंच गए। उफ! और फिर वही हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। हाँ। 1296 में जब जलालुद्दीन नाव से उतरकर अलाउद्दीन से गले मिल रहे थे, उसी वक्त धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। उफ! और इस तरह एक उदार सुल्तान का अंत उसी भतीजे के हाथों हुआ जिसे उसने पाला पोसा और जागीर दी थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की तरफ बढ़ा और 1296 से 1316 तक 20 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो जलालुद्दीन का 6 साल का शासनकाल एक ऐसे दौर की नींव रख गया जो क्रूरता, सुधार और विजय की एक नई कहानी लिखने वाला था। बिल्कुल। तो हमने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के पूरे शासनकाल को इन नोट्स के जरिए समझा, उनकी उदार नीतियों से लेकर अमीर खुसरो के सांस्कृतिक योगदान तक, और आखिर में उनके अपने भतीजे के हाथों हुए विश्वासघात तक। हर एक पॉइंट को हमने कहानी की तरह जोड़ने की कोशिश की। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? जलालुद्दीन की उदारता की नीति को देखते हुए क्या अलाउद्दीन जैसे किसी शातिर और ताकतवर आदमी का आना तय था? अच्छा सवाल है। या यूं कहें कि उस हिंसक और अस्थिर दौर में सल्तनत चलाने के लिए नरमी एक ऐसी रणनीति कमजोरी थी जिसका कोई ना कोई फायदा जरूर उठाता। ये वो सवाल है जो हमें उस युग की सियासत की गहरी समझ देता है।